सेट के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे अगर जो, तो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन का भी बटन जो है उसे प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए इजीली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको लाफिंग गैस का। ठीक है, तो लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, इसे शॉर्ट में इससे प्रॉपरली लिखा जाए तो ये होता है N2O इस तरीके से। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये एक तरीके की कलरलेस, स्वीट इन टेस्ट समथिंग और नॉन इन्फ्लेमेबल वाटर सॉल्युबल गैस होती है। ठीक है, जो जनरली अकर होती है नेचर के अंदर। ठीक है, नेचर से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम LPG कहते हैं शॉर्ट में, इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस कॉम्बिनेशन का बनी होती है। ठीक है, देखिए LPG जो है इसके अंदर प्रोपेन होता है, एक तो प्रोपेन प्लस आपका ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन और सम ट्रेसेस ऑफ अदर केमिकल्स प्लस सम ट्रेसेस ऑफ अदर केमिकल्स। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, मतलब मोस्टली आपको प्रोपेन और ब्यूटेन दिखेगा और कुछ अमाउंट इतना दिखेगा। देखिए प्रोपेन का जो कंपोजिशन है, मतलब परसेंटेज कितना रहेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली लेस देन, लिटिल बिट लेस देन 70% के आसपास आपको देखने को मिलता है, और ब्यूटेन जो है ये रहता है 29% के आसपास में। ठीक है, 79 या आप 70% या 29% आप इसे भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जो 1% बचता है, ठीक है, 79 और ये हो गया 99 के आसपास, और ये 1% जो रेस्ट ऑफ द बचता है इसके अंदर होते हैं अदर केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, और LPG जो होता है, LPG एक नॉन टॉक्सिक गैस होती है बट हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। देखिए नॉन टॉक्सिक, जहरीली तो नहीं होती उतनी ज़्यादा, नॉन टॉक्सिक बट हाईली क्या होती है, इन्फ्लेमेबल होती है, इन्फ्लेमेबल। क्योंकि भाई देखिए इससे आप क्या है, घरों में क्या है, कुकिंग करते हैं तो गैस जलाते हैं, बर्नर जलाते हैं, तो भाई आग पकड़ता है फटाफट, है ना, तो ज्वलनशील तो होती है मगर जहरीली नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। एलिमेंट मतलब ये जो दिए हुए हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली, इन कॉम्बिनेशन में से वो कौन सा एलिमेंट होता है। तो अगर जो हम बात करें केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया की, तो वो होता है आपका CO। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया की हम बात करते हैं तो वो होता है आपका CONH ट्वाइस का होल पावर। दैट मीन्स इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं NH2CONH2। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। और ये यूरिया बेसिकली क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल, नॉट सॉरी, नॉट कार्बोनिल, दैट्स कार्बामाइड, सॉरी कार्बोनिल नहीं, कार्बेमाइड, कार्बे कार्बेअमाइड, कार्बेअमाइड एक इसे, ठीक है, यूरिया है और यूरिया को दूसरे नाम से जानते हैं कार्बेअमाइड के नाम से। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 4 एलिमेंट हैं। तो भाई 4 वाले हैं, ये तो हट गया, ये हट गया, बचे 4 वाले। अब इसमें फास्फोरस तो नहीं है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमोनिया ग्रुप है, दिस इज अमोनियम ग्रुप, अमोनिया ग्रुप। ठीक है, या आप इसे अमाइड ग्रुप भी कहते हैं, अमाइड, अमाइड ग्रुप। ठीक है, अमाइड, 2 अमाइड ग्रुप्स हैं, एक इधर का और एक इधर का, ये दोनों अटैच्ड हैं कार्बोनिल ग्रुप से, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, वो कार्बोअमाइड है, इसको दूसरा नाम लेते हैं, और कार्बोनिल जो ग्रुप है वो ये है, CO वाला। ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O, और इसको और फिर यहाँ पर NH2 और इधर NH2, इस तरीके से ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और जो यूरिया है ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर जो एनिमल्स में है, और या नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो यूरिया के अंदर ह्यूमन या मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ठीक है,
और ये एग्जिस्ट करता है एज अ सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, और बेसिकली वीक एसिड होता है ये कंपाउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो होती है लीवर, ठीक है। इन ऑप्शंस में सबसे बड़ी आपकी लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है, लीवर है, ठीक है। और ये आपकी जो एब्डोमेन होता है पेट, उसके राइट साइड में आपको देखने को मिलती है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में आपको लीवर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये स्प्लिट होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक्चुअली लीवर, एक को कहते हैं लेफ्ट लोब और दूसरे को राइट लोब, ठीक है। लेफ्ट लोब लोब और दूसरे को राइट लोब के नाम से हम इसे डिवाइड कर रखा है इसे, ठीक है। और ये सेपरेट होता है, देखिए लिवर है, अब लिवर जैसे इस तरीके से समथिंग इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट लोब, ये लेफ्ट लोब हो गया और ये राइट लोब हो गया, और इन दोनों को सेपरेट कर किया जाता है बाई सॉरी नॉट कैल्सी, दैट्स अ फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आने के लिए फैल्सीफॉर्म, FALCIFORM, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा लेफ्ट लोब और राइट लोब ऑफ द लिवर, इन दोनों को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, सेपरेट होते हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और अगर जो हम बात करें कि फंक्शंस ऑफ द लिवर, कि लिवर काम क्या क्या करता है, तो लिवर जो है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन या फैट आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो इन सभी को मेटाबॉलिज्म या इनको पचाने में बेसिकली डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, पचाने में हेल्प करता है, और प्रोड्यूस करता है एक सीक्रेट बाइल, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं बाद में, बाइल जूस आपने वर्ड सुना होगा, तो ये वही वाला बाइल है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिवर आपका एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस मतलब बैलेंस करने के लिए, ड्रग्स हार्मोन्स और एक्टिविटीज़ और एंजाइम्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। स्टोर होता है यहाँ पर लिवर के अंदर जो आपका विटामिन है, विटामिन मिनरल और ग्लाइकोजन, ठीक है। विटामिन मिनरल और ग्लाइकोजन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी स्टोर होती है कहाँ पर, जाके लीवर के ऊपर, ठीक है। और ये प्लाज्मा को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपका एल्बिन एल्बी सॉरी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड क्लॉट वगैरह होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर, उस टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी ये क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये मेन इसका काम क्या रहता है, डिटॉक्सीफाई करता है ब्लड को और प्योरीफाई करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्लड प्योरीफिकेशन का काम जो है वो भी लीवर करता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्क से जो काम किए जाते हैं किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, और वही लीवर जो है आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें पूछा कहा गया है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के लिए ये डेफिनेशन है, इसमें बताया है कि बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट जो ग्रो कर रहा है, जैसे ये आपका प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पे लीव्स है इसकी, ठीक है, यहाँ पे इसकी रूट्स है, तो इस तरीके से जब ये ग्रो कर रहा है तो इसकी टिप से, टिप ऑफ द प्लांट से सेल्स ले लिए जाएँ, सेपरेट कर लिए जाएँ, या टिश्यूज़ को सेपरेट कर लिया जाए, और उससे कई अदर मेनी अदर प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डिजीज फ्री कंडीशन। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पेड़ है, पौधा है, वो ग्रो किया, तो ग्रो किया और उसमें कुछ बीमारी लग गई, सपोज उसके अंदर कोई, जिसमें ना पेड़ों के अंदर कुछ टाइप की बीमारियां लग जाती हैं, तो वो बीमारी लग गई तो उसके टिश्यू कल्चर से, या बेसिकली टिश्यू या सेल को लेकर सेपरेट कर लिया जाए, और उन सेल से नए प्लांट्स को ग्रो कराया जाए, ठीक है। और वो प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिजीज फ्री होंगे, उसके अंदर डिजीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके की टेक्निक को क्या कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर आपका टिश्यू कल्चर। अब इसे ऑफनली आप अगर जो बात करें तो ये एक तरीके का वो चीज़ होगा जिससे आपका क्लोनिंग कहते हैं ना, क्लोन प्रोडक्शन, क्लोन ऑफ प्लांट, जैसे अपने एक डॉली शेप नाम सुना होगा, है ना, जिसका फर्स्ट क्लोन बनाया गया था, तो वही है, क्लोनिंग कर ली गई भाई, यहाँ से एक सेल लिया गया, उससे दूसरा चीज़ बना दी गई भाई, जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पे हट गई, डिजीजेस नहीं होंगी प्लांट्स के अंदर, तो वही क्लोनिंग वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पर रहता है टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज और डज नॉट डू नॉट शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करती हैं, उसके बारे में बात किया गया है।
देखिए पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, ये एक तरीके का मैग्नेटिज्म बिहेवियर होता है जिसके अंदर जो मटेरियल वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई एक मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो वीक है और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल है उसको मतलब जितने जैसे जैसे मतलब एक आदमी है तो जिसके पास सपोज कर लीजिए 1 करोड़ रुपए है, कोई पर्सन उस बंदे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। इंस्टेड उसके साथ में अगर जो कोई थोड़ी देर बाद कोई दूसरा बंदा आ गया उसके पास 100 करोड़ है तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया। तो मतलब क्या है ना, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर उसके अंदर ऐसी मतलब होता है कि वो किसी से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, तो वही केस है यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म के अंदर कि इसके अंदर वीक फोर्स वीक अट्रैक्शन देखने को मिलती है उस मटेरियल के अंदर। मटेरियल में देखिए सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए इसे कि कोई मटेरियल है, दिस इज मटेरियल। मटेरियल के अंदर जो वीक अट्रैक्शन है मतलब वो दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, वीकर इन अट्रैक्शन है वो। ठीक है, वीक अट्रैक्शन बाय एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से उसका जो अट्रैक्शन है वो कम है। ठीक है, एंड फॉर्म इंटरनल और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और वो फॉर्म करेगा खुद का एक इंड्यूस्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना जनरेट करेगा। और किस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, तो उस वो रहता है आपका मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करता है। ठीक है, या आप इस चीज़ को दूसरे टर्म में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, देखिए एक टर्म और होता है पैरामैग्नेटिज्म तो है ही है साथ में, देखिए दो टर्म होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म और दूसरा होता है डायमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म। अब देखिए यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिज्म है, ठीक है, ये क्या शो करता है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड अनपेयर्ड रहते हैं यहाँ पर। और डायमैग्नेटिज्म के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं। पेड़ मतलब दो दो के जोड़े में रहते हैं। ठीक है, अगर इसको आप डायग्राम में समझना चाहें तो देखिए जैसे ये है आपका इसको क्लीन करके यहाँ बनाते हैं फिर से। देखिए पैरामैग्नेटिज्म के अंदर ये है आपका, इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका। एक ये हो गया आपका ये एस ऑर्बिट हो गया, ये आपका पी ऑर्बिट हो गया, एस पी डी एफ होता है ना इस तरीके से। तो ये एस ऑर्बिट हो गया और ये पी। तो एस ऑर्बिट के अंदर तो ये पेयर्ड होगा, भाई दो होंगे। पी में एक पार्ट यहाँ पर होगा, देखिए 3 डिवीजन लेंगे तो ये अकेला रहेगा यहाँ पर, ये अकेला घूमेगा। ठीक है, इस तरीके का शो देता है, मतलब अनपेयर्ड है, मतलब इसके यहाँ पास क्या है, दूसरा पेयर्ड नहीं है। और डायमैग्नेटिज्म में यही चीज़ क्या हो जाती है, देखिए एस वाला पार्ट, जो एस वाला पार्ट है यहाँ तो आपका पेयर्ड रहेगा ही, और पी वाले पार्ट में आपका जो ये 3 डिवीज़न है यहाँ पर ये पेयर्ड रहेंगे, ये पेयर्ड रहेगा, ये पेयर्ड रहेगा। इस तरीके का जो बिहेवियर है ये डायमैग्नेटिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई समझने वाली कि क्या आपका पैरामैग्नेटिज्म होता है और डायमैग्नेटिज्म होता है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है उससे रिलेटेड है। ठीक है तो चलिए देखिए फिर अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा शो नहीं करता है। तो जो एलिमेंट्स हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं या मटेरियल्स जो हैं वो होते हैं आपका सीजियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, लिथियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, सोडियम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीजियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड सारे दिए हुए हैं, तो मतलब आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ई रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके ये शो करते हैं परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल या फिर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। दो चीज़ें शो करते हैं, मतलब एक ही चीज़ है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये शो करा जाता है किसके द्वारा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चलिए देखिए सॉरी ये तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू द एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM प्लस। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, इस बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो एशियन डिफेंस मीटिंग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो आपका
इस्टेब्लिश हुआ 2010 के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि देखिए ये आपका 2010 के अंदर जो एक जगह है हानोई, और ये हानोई जगह है वियतनाम के अंदर, ठीक है। तो वियतनाम में इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ था ADMM प्लस का, ठीक है, और 2010 में अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही रहती है। इट इज़ अ बाई एनुअल मीटिंग। बाई एनुअल का मतलब हर 6 महीने में या सेमेस्टर में आपको मिलेगी, इस तरीके से होता है। तो एक्चुअली ये जो मीटिंग है ये बाई एनुअल ना होकर ये एनुअल होती है। दिस इज एनुअल मीटिंग, मतलब साल में एक बार होती है ये मीटिंग। तो नॉट करेक्ट विच स्टेटमेंट रेफरेंस टू द, जस्ट मिनट, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट होगा, यहाँ पर नॉट करेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो नॉट करेक्ट यहाँ पर मिस हो गया है, कोई बात नहीं। तो नॉट करेक्ट है हमारा, तो नॉट करेक्ट में आ गया बाई एनुअल नहीं है, दिस इज एनुअली मीटिंग है, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब एनुअली मीटिंग होती है आसियान देशों की और 8 डायलॉग पार्टनर्स, जिनके अंदर आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान। देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ कोरिया एंड रशियन फेडरेशन, मतलब रशिया आता है आपका, और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये सभी कंट्रीज़ की एक मीटिंग होती है डिफेंस मिनिस्टर प्लस ये वाली जो मीटिंग है, ठीक है। ये एनुअली होती है, साल में एक बार होती है। और इस मीटिंग का जो ADMM, मतलब देखिए ADMM कहाँ से बनाए, देखिए ADMM को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं कि है क्या चीज़, कंफ्यूजन ना हो। देखिए आसियान का A है, डिफेंस का D, मिनिस्टर्स का M, और मीटिंग का M, ठीक है। यहाँ से आता है ADMM प्लस, ठीक है। एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, इसको कहते हैं ADMM प्लस, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ की ये मीटिंग होती है, इसमें स्ट्रेंथ किया जाता है सिक्योरिटी को और डिफेंस कॉरपोरेशन फॉर द पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर बात करी जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब करेंटली अगर जो हम बात करें तो ये जो मीटिंग है, ये ग्रुप है, बेसिकली बात करता है किन किन पॉइंट्स पर। देखिए 7 पॉइंट एजेंडा है यहाँ पर अभी करेंट टाइम पर, 7 पॉइंट्स पर या 7 एरियाज पर यहाँ पर बात करी जाती है मीटिंग, मतलब जो एजेंडा है जिनको फुलफिल करने की बात होती है। पहला है आपका मैराइन सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, मैराइन सिक्योरिटी। फिर काउंटर टेररिज्म, फिर आता है ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट, ठीक है। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, पीस कीपिंग ऑपरेशन, पीस शांति बनाए रखना, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है, नॉट कॉपरेशन, ऑपरेशंस, ठीक है। और फिर आता है मिलिट्री मेडिसिन्स, ठीक है। एंड ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शंस पे आता है इसमें, माइनिंग एक्शंस पे, या साइबर सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये जो 7 एजेंडाज हैं, 7 पॉइंट एजेंडाज पर फिलहाल अभी इस मीटिंग का या इस ग्रुप का जो है बेसिकली एम रहता है, अटेंशन रहता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये तो गलत हो गया, ये एनुअली होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। चलो बाकी स्टेटमेंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। प्लेटफॉर्म ऑफ एशियन एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स, पैरिटरीज नहीं, दैट्स अ पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी थी, नॉट करेक्टली ढूंढना था आपको, नॉट करेक्ट आपको सर्च आउट करना है। 8 कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशियन एसोसिएशन है उसकी कंट्रीज़, और प्लस जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये डायलॉग चलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका जो 2022 के अंदर जो एडिशन हुआ है ऑफ ADMM प्लस का, वॉज होस्टेड बाई वियतनाम। जो 22 का एडिशन है वो भी किसने होस्ट किया है, वियतनाम में किया है, बिल्कुल। और ये एडिशन कौन सा था, दैट वॉज द 14th एडिशन, 14वां एडिशन था ये। 2000 जो 20 का एडिशन था, 20 में जो हुआ है आयोजन, वो 14वां एडिशन था कुल मिला के, ठीक है। और जो 21 के अंदर है वो भी आपका 15वां एडिशन होगा, ठीक है, 15th एडिशन होगा। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, किसने किया था, डिफेंस मिनिस्टर जो है भारत के, कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। और अगर जो हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इस पर्टिकुलर मीटिंग की या इस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की, ये की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 के अंदर, ठीक है। और उस टाइम पर इसके अंदर 10 मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स आर इंक्लूडेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस पर्टिकुलर ADMM प्लस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोंगपोक सेकमाई, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल मत जाइएगा, वर्ड देखिए, चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। नोंगपोक सेकमाई वॉज द न्यूज़ इन फॉर वॉट रीज़न। नोंगपोई सेकमाई एक जगह है, ये एक्चुअली क्या है, ये पुलिस स्टेशन है, दिस इज़ द पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, एक डिस्ट्रिक्ट है थाउबल में, थाउबल डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर, ठीक है। तो ये उसका नाम है पुलिस स्टेशन का, ठीक है, नोंगपोक सेकमाई, ठीक है। तो ये पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिला था, कब, 2020 के अंदर। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऐसी होती है ना कि जो 1-2 साल पुरानी भी होंगी तो भी वो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाती है, वो क्या है, स्टैटिक रह जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है। जब वो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा ना कोई भी करंट अफेयर, तो वो क्या हो जाता है, आपके एक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई करंट अफेयर है तो भाई पिछले 1 साल का या 6 महीने का ही पूछेगा, भाई पूछने वाले की मर्जी है, वो 4 साल पहले का भी पूछ सकता है, 5 साल पहले का भी पूछ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पिछले सिनेरियो के आसपास की, वो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़ में था, दिस इज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो हिंदी वर्ड है वो कौन सा हिंदी वर्ड है जिसे 2020 के अंदर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अंदर, मतलब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें ऐड किया गया है, जो ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी आती है उसमें कौन से वर्ड को बेसिकली ऐड किया गया है 2020 में। तो वो वर्ड है आपका आत्मनिर्भर। 2020 में ना जब कोविड पीरियड चालू था, कोविड मार्च से लॉकडाउन लग गया था, मोटा मोटा आप कह लीजिए अप्रैल से लेके मई जून जून तक मोटा एक बड़ा सा आपका रहा को लॉकडाउन रहा, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर है वर्ड, इसको शामिल किया गया ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में 2022 के अंदर, ठीक है, दिस वर्ड इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब ये तो हो गई 2020 की, अगर जो हम थोड़ा सा और पीछे चले जाए ना, देखिए 20 के बाद हम 19 की बात करें, 2019 की, तो 2019 में संविधान जो वर्ड था, ठीक है, संविधान, संविधान जो वर्ड है इसको इंक्लूड किया गया था इस लैंग्वेज के डिक्शनरी के अंदर। 2018 के अंदर जो है आपका वर्ड था नारी शक्ति, नारी शक्ति, ठीक है, शक्ति को इंक्लूड किया गया था। 2017 के अंदर आपका वो जो वर्ड था वो था आधार, ठीक है, आधार वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया था, मतलब लैंग्वेज डिक्शनरी के अंदर यूज़ किया गया था, ठीक है, हिंदी का। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो रहेगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन मिडिवल इंडिया, स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश की जो स्थापना करी थी वो किसने की थी, वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बेसिकली स्थापना करी थी गुलाम वंश की, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डी रहेगा करेक्ट आंसर। और अगर जो बात करें तो गुलाम वंश का जो शासन काल था दिल्ली पर, बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का जो राज था वो 1206 से लेके 1290, ठीक है, इतने टाइम पीरियड तक जो है यहाँ पर गुलाम वंश का राज चल रहा था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 5 किंगडम्स का जो रूल था, ठीक है, उनके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बेयर शीट। बेयर शीट जो है एक मून मिशन है, ये किस देश का मून मिशन है, दिस वॉज द मून मिशन ऑफ इसराइल, ठीक है। बेयर शीट 2 जो है मून मिशन है इसराइल का, तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और इसमें क्या है बेयर मिशन के अंदर, बेयर शीट 2 जो है इसके अंदर 3 स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं, 3 स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं, जिसमें से 3 में से एक तो होगा आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटर, और 2 होंगे आपके लैंडर्स, 2 होंगे लैंडर्स, ठीक है, जो मून पर जाएंगे। और ये लॉन्च होगा, मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड है लॉन्च होगा कब तक, 2024 तक, 2024 तक ये जो है इसराइल से लॉन्च करेगा, ठीक है। अब जो है बेसिकली मून मिशन है, ठीक। अब देखिए आज की डेट तक है ना, जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम तक जो रशिया है, सॉरी जो इसराइल है, दिस ये जो है बेसिकली 5वां पर्सन है, 5वां देश है बेसिकली, नहीं 5वां नहीं, 5वां देश है जो बेसिकली अगर जो हम बात करें तो 5वां ही है, बिल्कुल 5वां देश होगा जो गया है मून मिशन पे, लगभग गया है। बट जो सक्सेसफुली स्पेस क्राफ्ट मून पर लैंड किए हैं
वो देश हैं आपके रशिया, चाइना और यूएसए। ठीक है, इन 3 देशों का जो आपके मून मिशन इनका सक्सेसफुल रहा है। हमारा भी गया था बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न थोड़ा सा हो गया था गड़बड़ वहाँ पर। ठीक है, बट इसका देखिए बेयरशीट 2 तो ये है, वो इससे पहले आई थी एक बेयरशीट 1। बेयरशीट 1 जो है वो वहाँ पर क्या क्रैश हो गई थी, मतलब लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गई थी, तो वो फेलियर था बेसिकली उस मिशन का। ठीक है, तो इसराइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेट आपको बताना है बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस जिले के अंदर है। मेल लिटरेसी रेट के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है बिहार में। तो देखिए सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है बिहार के अंदर रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ऑप्शन सॉरी आपका सी होगा यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, रोहतास। रोहतास के अंदर जो मेल लिटरेसी रेट है वो 82.88% है, और ये हम बात कर रहे हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं, मतलब ये तो फर्स्ट पोजीशन पर हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका पटना। ठीक है, पटना जो सॉरी सेकंड नंबर पे तो पटना लिखा ही हुआ है। पटना के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो है आपका, नहीं नहीं सॉरी सॉरी पटना नहीं आता, पटना नहीं आता है सॉरी। इसके बाद ना सेकंड पोजीशन पे जो आता है वो आता है भोजपुर। भोजपुर दिस वन, भोजपुर। भोजपुर में आता है 81.74% लिटरेसी रेट है, और भोजपुर के बाद आता है बक्सर जिसके अंदर 80.72% लिटरेसी रेट है। ठीक है, पटना यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहतास, जहाँ पर हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये स्टेटमेंट दी गई है रिलेटेड पीएम वानी स्कीम से। एक पीएम की पीएम, थोड़ा सा स्पेस देखिए, वानी, ये एक स्कीम आई थी। ठीक है, तो इस स्कीम के रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब देखिए पीएम वानी का मतलब होता है पीएम वाईफाई एक्सेस। ठीक है, दिस इज पीएम वाईफाई, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, सॉरी एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, पीएम वाईफाई, वाईफाई डब्ल्यू से वाईफाई, ए से एक्सेस, एन फिर नेटवर्क, और ए से इंटरफेस। ये होता है इसका फुल फॉर्म। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जिसे अप्रूव किया गया था आपका दिसंबर 2020 के आसपास, 2020 को इसको अप्रूव किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि ऐसा एक स्कीम लाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें इस स्कीम का जो एम था बेसिकली, देखिए स्टेटमेंट में पहले दिया हुआ एम, टू स्प्रेड द रीच ऑफ रेडियो टू द हेट्रो अनटच एरिया ऑफ द कंट्री। अनटच एरिया मतलब जो हिली एरियाज हैं या रिमोट एरियाज, एक्सट्रीम रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर रेडियो को कनेक्ट करना है। नहीं, देखिए यहाँ पर रेडियो की कोई कनेक्टिविटी की बात नहीं कही गई थी। इसका एम था पोर्टिफलेट ब्रॉडबैंड इन द कंट्री थ्रू द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है उससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनानी है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बनानी है, ना कि रेडियो वाला, रेडियो की कनेक्टिविटी का। रेडियो तो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब पीएम वानी जो है ये एक फॉरवर्ड गोल है। देखिए इससे पहले तो 2020 में हुआ, इससे पहले एक गोल रखा गया था जो था एनडीसीपी। एनडीसीपी ये था 2018 के अंदर। ये था एनडीसीपी, क्या होता था, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 आई थी। उसका ये फॉरवर्डेड वर्जन है कि मतलब भारत को और ज़्यादा डिजिटली एडवांस बनाना है, हर कोने तक डिजिटल सुविधाएं जो है वो पहुंचानी है। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर मतलब जो एक डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बूस्ट देना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डेवलप करना है, ये इसके अंदर बात करी गई थी। तो रेडियो वाली चीज़ तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन गलत है तो आंसर में हम बात करें तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर जो है, अब देखिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। 3 ऑप्शन तो आपके गए, तो बी में होगा सही या फिर ई होगा। अब देखो ई में भी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, मोर देन वन वाला होगा, तो नन वाला होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब अभी आपकी 50-50 वाली कंडीशंस आ जाती है यहाँ पर। चलिए फिर आप आगे बात करते हैं। इतने के बाद पहली स्टेटमेंट गलत। अब इसे लॉन्च किया गया, इसमें लिखा गया है इट इज़ अ नोडल एजेंसी ऑफ द स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी टेली कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसकी नोडल एजेंसी है। बिल्कुल, इस जो बेसिकली पीएम वानी जो स्कीम है इसको जो लॉन्च किया था, ठीक है, लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च करने वाला या वर्क करने वाला जो नोडल एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है। अब जब सेकंड स्टेटमेंट सही होगी ना, तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ये आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको आंसर मिल गया, ठीक। बट हम बात करेंगे थर्ड स्टेटमेंट की भी। अब इसमें लिखा गया पब्लिक डाटा ऑफिस पीडीओ विल बी अ पार्ट ऑफ इट्स फ्रेमवर्क। तो पीडीओ जो है ये एक ये इस्टेब्लिश हुआ। अभी ये एक्चुअली क्यों बनाया गया, ये बनाया गया इसलिए इस्टेब्लिश किया गया, देखिए जो आपका पीडीओ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पीडीओ, ठीक है। पीडीओ जो इज अ पार्ट ऑफ पीएम वानी, जो वानी स्कीम है इसका पार्ट है। अब ये इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो नेटवर्क है उसको स्टैब्लिश किया जा सके, मेंटेनेंस रखी जाए उसकी, जो ऑपरेशन है वानी से रिलेटेड कंप्लेंट्स का, जो वाईफाई नेटवर्क या एक्सेस पॉइंट से जो कंप्लेंट्स आती है उनको शॉर्ट आउट किया जा सके, एक ब्रॉडबैंड एक माइलस्टोन कनेक्टिविटी बनाई जा सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है ये आपका पब्लिक डाटा ऑफिस बनाया गया। भाई पब्लिक डाटा ऑफिस मतलब जो भी होती है ना डेली रूटीन में जो इंक्वायरीज होती हैं या कनेक्शन चाहिए किसी को या नेटवर्क इशू आ रहा है, इन सभी को सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑफिस को बनाया गया, ठीक ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट बैठती है, ठीक है, सही है। तो मतलब सेकंड नंबर स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, तो फर्स्ट गलत है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कुछ लोग एक्चुअली सोच रहे होंगे शायद कि मैं क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ, वो ज़रूरी है क्योंकि देखिए जब आपको क्वेश्चन के आसपास की थोड़ी सी चीज़ें पता होंगी ना, तो आप से रिलेटेड मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पार्ट आएगा तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकोगे, आपको वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। तो इसलिए ठीक है। तो क्वेश्चन बी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following responsibility who among the following personality, not responsibility, that's a personality, first suggested the boycott of British good in the wake of partition of Bengal। देखिए जब 1905 के अंदर पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन की जब बात चल रही थी, ठीक है, 1905 को बेसिकली बंगाल बना दिया गया था। अगर जो हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो डेट थी 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 1905 को भाई कर दिया गया बंगाल जो है आपका वो अलग होगा, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो इसमें कौन से वो पहले व्यक्ति थे जो नाम दिए हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, कृष्ण कुमार मित्रा, रास बिहारी बोस, ठीक है। इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार ये कहा कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो बेसिकली सामान भारत में बेचा जा रहा है, जो फॉरेन चीज़ें हैं बेसिकली कपड़ा या बाकी चीज़ें जो भी हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको बाइकआउट कर दिया जाए, ठीक है। इसके विरोध में, किसके विरोध में, बंगाल पार्टीशन के विरोध में। तो वो व्यक्ति थे कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्रा, ठीक है। इन्होंने ही पहली बार जो फॉरेन गुड्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिश के द्वारा चलाई जा रही थी उनको बाइकआउट करने की बात करी थी। और ये कौन थे, ये बेसिकली ही इज़ द एक फ्रीडम फाइटर। देखिए जब इससे की बात कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कौन होगा, वो फ्रीडम फाइटर ही होगा, कोई और तो होगा नहीं। फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे बेसिकली, ठीक है, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के क्या थे, ये लीडर थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि whom of the following did गौतम बुद्ध nominate for the leadership of Buddhist संघा after his death। भाई बुद्धिस्ट संघा मतलब जो जब भगवान गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हो रही थी, मरने वाले थे, उससे पहले उन्होंने किस व्यक्ति को, किस बौद्ध भिक्षु को या किस व्यक्ति को बेसिकली अपना जो है उत्तराधिकारी या लीडर जो है वो नॉमिनेट किया, ऐसा पूछा गया है यहाँ पर। बट टेक्निकली बात करें तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को इन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया था, है ना, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा मतलब ये क्वेश्चन ही एक तरीके से फॉल्स है। तो बट यहाँ पर फॉल्स तो है, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर भी होगा यहाँ पर, वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। किसी को भी नहीं किया है ना, किसी को भी, नो वन वॉज अपॉइंटेड, किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया था एज अ सक्सेसर बाय द बुद्धा, ठीक है। अब देखिए बुद्धा की बात करें कि भाई देखिए इसमें जो सांगास होते हैं ना, संघास, ठीक है, ये सांगास ये क्या होते हैं, ये नंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट, मतलब इन लोगों ने कई सारी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। सांगास मतलब जो उनके अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे बेसिकली, उनको कहा जाता है। तो इन्होंने कई सारी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए कराई ताकि वो रीच मतलब पहुंच सकें, जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन है या प्रैक्टिसेस हैं वो सभी तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए
4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, फटाफट हम उस चीज़ को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ई मिल गया है, नन ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसके अंदर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी आपकी 1483 बीसी के आसपास। देखिए बिहार का एग्जाम कर रहे हैं और बिहार के अंदर बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है, शुरू भी वहीं से ही हुआ है कुल मिला के, है ना। तो इसलिए बिहार के एग्जाम्स के लिए बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इस टॉपिक को तो कतई नहीं भूल सकते, आप स्किप ही नहीं कर सकते, है ना। इसको अलग स्लाइड पे करते हैं ज़रा, ठीक है। तो बिहार के अंदर बुद्धिज़्म वाले टॉपिक को तो कतई नहीं छोड़ सकते, उसको तो ज़रूर पकड़ना है आपको, ठीक है। तो काउंसिल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फटाफट हम उसको देख लेते हैं काउंसिल्स के अंदर क्या है। तो जो पहली काउंसिल हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो हुई थी 483 बीसी में। इसे किसने कराया था? कराया था अजात शत्रु ने, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक है। और किस डायनेस्टी से था ये हरानक्या डायनेस्टी, हरानक्या डायनेस्टी से राजा था, ठीक है। और ये कहाँ कराई गई? ये थी राजगीर के अंदर। राजगीर कहाँ है आपका? बिहार के अंदर एक जगह है राजगीर डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा होगा, जानते ही होंगे, ठीक है। और इस जो काउंसिल थी, फर्स्ट काउंसिल, इसके जो वो थे चेयरपर्सन, वो कौन थे? वो थे महाकश्यपा, महाकश्यपा जो थे, कश्यप, महाकश्यप जो थे, वो इस काउंसिल के बेसिकली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके चेयरपर्सन थे, ठीक है। फिर हम बात करें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये आपकी हुई 386 बीसी के अंदर। इसे कराया था काल अशोक ने, काल अशोक ने, ठीक है। और ये जो काल अशोक था, ये था शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी से संबंधित था ये, ठीक है। और इसने कहाँ कराई थी? वैशाली के अंदर। और वैशाली भी आपका कहाँ है? बिहार में ही पड़ता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो थे सभाकामी जो थे चेयरपर्सन थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, ठीक है, ओके। फिर है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी 250 बीसी के अंदर, ठीक है। इसे करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक जो थे उन्होंने करवाया था। वो कौन थे? मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे। और ये कहाँ कराई गई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र जो आपका पटना वाला इलाका है वहाँ पर, ठीक है। और इस टाइम पर जो चेयरपर्सन थे इस काउंसिल के, वो थे मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। मोगली पुत्र तिस्सा को उपागुप्त भी कहा जाता है, उपागुप्त के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, ये हुई थी आपकी एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 300 साल के बाद, 72 एडी के अंदर, ठीक है, 72 एडी में, ठीक है। बाकी सब बीसी में चल रहा है, अभी यहाँ पे आ गया एडी। ये हुई थी, कराई थी किसने? कनिष्क ने, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। और इसने कहाँ कराई थी? कुंडल वन में। कहाँ पर? कुंडल वन कश्मीर के अंदर, कुंडल वन एक जगह है कश्मीर के अंदर, कश्मीर, ठीक है। थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कश्मीर के अंदर ये कराई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे इस मीटिंग के अंदर, मतलब इस काउंसिल के अंदर, वो कौन थे? 2 लोग थे यहाँ पर। एक थे विश्वामित्र, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, विश्वामित्र, ठीक है। और दूसरे थे अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष जो थे वो डिप्टी चेयरपर्सन थे जिन्होंने करवाई थी। और विश्वामित्र जो थे मेन पर्सन थे जिन्होंने ये आपकी चेयरपर्सन करी थी इस काउंसिल की, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन जो था वो, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से किसी को नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब आप कम करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।